गुड मॉर्निंग। क्रोसेट्स के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम क्रोसेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज को प्रूव करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये समझा था कि क्रोसेट्स क्या होते हैं और किस तरह से ये एक ग्रुप को छोटे छोटे पार्ट्स में डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, जिनके साइज इक्वल है। ये हमने सारी बातें एग्जाम्पल से समझी। उसके बाद हमने ये कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं, उनको देखते हुए जो हमें समझ में आया कि ये इन जनरल शायद सही होगा। तो आज हम इन्हें एक एक करके प्रूव करते हैं। देखिए पहला क्या है, H आपके पास कोई सब ग्रुप है और A और B ग्रुप के कोई दो एलिमेंट है। तो सपोज ये आपके पास G है और H आपके पास कोई सब ग्रुप है, A और B यहाँ पर है H से बाहर। तो अब सपोज आपने कोई एक क्रोसेट लेफ्ट क्रोसेट बनाया AH, तो AH अगर है तो उसमें और कुछ हो या ना हो A जरूर होगा, हम ये कहना चाह रहे हैं। तो इसको प्रूफ करते हैं पहले वाले को। तो एलिमेंट्री प्रूफ है। आप AH कैसे डिफाइन करेंगे? A स्मॉल h, जो H होगा वो H का एलिमेंट होगा। मतलब आपने A लेफ्ट साइड से H के हर एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया है, हर एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया है, तो H में तो आइडेंटिटी भी होगी। तो A को जिस समय आप आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करेंगे तो उस समय सोचिए आप A को A ही लिख सकते हैं। तो A ही है तो ये AH में होगा, क्योंकि E किस में है? H में है। तो दिस एम्प्लाइज A बिलोंग्स टू AH। तो कोई भी लेफ्ट क्रोसेट अगर आप AH लेते हैं तो उसमें A जरूर होगा, और कुछ हो या ना हो। ऐसे ही हमने रूल तो लेफ्ट के लिए लिखा है, लेकिन ये बात राइट क्रोसेट के लिए भी सही है। सिमिलरली A बिलोंग्स टू HA भी होगा। तो चाहे लेफ्ट क्रोसेट बनाएं या राइट क्रोसेट, आप कोई भी बनाइए HA या AH, तो उसमें वो A एलिमेंट जरूर होगा हमेशा। ये आपकी पहली बेसिक प्रॉपर्टी है जो आपने प्रूफ की। दूसरा बी पार्ट देखिए, AH और H बराबर होंगे इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग्स टू H। AH और H तभी बराबर होंगे जब A H में होगा। तो ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, मतलब A H में है तो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं तो फिर A H में ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। चलिए हम देखते हैं। लेट A बिलोंग्स टू H, ठीक है। नाउ AH अगर आप डिफाइन करेंगे अब, तो इसी तरीके से डिफाइन होगा। A जो है वो H का ही एलिमेंट है और H के बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ आपने ऑपरेट किया लेफ्ट साइड से, लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी की वजह से ये जो है दोबारा क्या होना चाहिए? H ही होना चाहिए, क्योंकि H के ही एलिमेंट ये भी है, H के ही बाकी भी एलिमेंट हैं। आप ऑपरेट करिए तो क्लोजर से H का ही एलिमेंट मिलना चाहिए आपको। तो आपने क्या प्रूफ कर दिया? AH इक्वल टू H। दूसरा, अगर आप A बिलोंग्स टू H है तब ये दोनों बराबर है। अब कन्वर्सली लेट AH इक्वल टू H ले रहे हैं, लेकिन अभी आपने प्रूफ किया कि A बिलोंग्स टू तो AH होता ही है और AH और H बराबर है, तो दिस इंप्लाइज A बिलोंग्स टू। भाई दो सेट बराबर होने का मतलब उनमें सेम एलिमेंट है, वही एलिमेंट जो AH में है वही H में भी है, तो अगर A इधर है तो वहां भी होगा। सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई। तो प्लीज ध्यान रखिएगा पिक्टोरियल वे में, अगर ये A यहां है H के अंदर, तो फिर AH बनाइए या HA बनाइए, वो H ही रहेगा क्लोजर से, और बाकी कभी भी HA और AH और H बराबर कभी भी इसके अलावा नहीं हो सकते। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, AH और BH बराबर हैं,
या फिर AH और BH में कुछ भी कॉमन नहीं है। कल भी मैंने लास्ट में इसको एक्सप्लेन किया था। सपोज आपने दो क्रोसेट बनाए AH और BH, दो लेफ्ट क्रोसेट बना दिए आपने, ये हमने AH और BH की व्यवस्था की है। तो उसमें या तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा या सारे एलिमेंट्स कॉमन आएंगे। अब सारे एलिमेंट कॉमन आने का मतलब बराबर होना। दो सेट हैं, दोनों में सारे एलिमेंट कॉमन आ गए, मतलब दोनों में जो पहले में है वही दूसरे में है, जो दूसरे में है वही पहले में है। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ एलिमेंट कॉमन आए और कुछ नहीं आ पा रहे हैं। तो चलिए हम इसे प्रूफ करते हैं। सी पार्ट को, इफ AH इंटरसेक्शन BH इक्वल टू 5, नथिंग टू प्रूफ। तो हो गया। तो दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, क्या प्रूफ करना है इसमें? हमें ये प्रूफ करना है कि अगर कोई एलिमेंट कॉमन आता है तो दोनों बराबर है। मैं ये बात लिख देता हूं। नाउ वी शैल प्रूव दैट if even a single element is common in AH and BH, then AH इक्वल टू BH होगा। एक भी एलिमेंट कॉमन आ गया तो फिर सारे एलिमेंट कॉमन होंगे। ये हमें प्रूफ करना है। मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं, लेट C बिलोंग्स टू AH इंटरसेक्शन BH। सपोज C आपके पास कोई एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है। दिस इंप्लाइज C बिलोंग्स टू AH एंड C बिलोंग्स टू BH। C दोनों में होगा। दिस इंप्लाइज C इक्वल टू, अगर इसमें है तो A टाइम्स कोई H1 होगा, जहां जो H1 है वो H का एलिमेंट है, और यहां C BH में है तो C B इंटू कोई H2 टाइप का होगा, जहां H2 H का एलिमेंट है। तो आप यहां से C की दोनों वैल्यू इक्वेट कर सकते हैं। सो AH1 इक्वल टू BH2। तो आप यहां से दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं। दोनों साइड H1 इनवर्स राइट साइड में ऑपरेट करूं, H1 H1 इनवर्स, तो यहां भी BH2 H1 इनवर्स, राइट साइड में H1 इनवर्स किया तो आपको यहां से ये H1 और H1 इनवर्स आइडेंटिटी, तो A इक्वल टू क्या मिलेगा, BH2 H1 इनवर्स। तो A इक्वल टू इतना लिख सकते हैं जहां जरूरत पड़ेगी। अब B कैसे लिखना है, दोनों साइड राइट में H2 इनवर्स ऑपरेट करते हैं, AH1 H2 इनवर्स, BH2 H2 इनवर्स। दिस इंप्लाइज B कितना मिलेगा, AH1 H2 इनवर्स। तो जहां पर आपको A की जरूरत पड़ेगी आप ये रख लेंगे, जहां B की जरूरत पड़ेगी आप ये रख सकते हैं। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। अब आपको AH और BH बराबर प्रूफ करने हैं, तो आप दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, लेट X बिलोंग्स टू AH। आपके पास सपोज X आपने मान लिया कोई ऐसा एलिमेंट है, AH में कोई एलिमेंट है, तो X किस तरह का होगा, AH जहां H किसका एलिमेंट है, ऐसा होगा या नहीं। अब आपके पास A की वैल्यू है, अभी आपने रखी थी, दिस इंप्लाइज X इक्वल टू A की जो क्या लिख सकते हैं, B, आपने अभी पिछले पेज में लास्ट में किया था कि A इक्वल टू BH2 H1 इनवर्स था, तो हम वो रखते हैं BH2 H1 इनवर्स इंटू H।
तो आप ये देखिए बी तो ठीक है, H2 H1 इनवर्स और H ऐसा हुआ, ये H H1 H2 ये सब किसके एलिमेंट है, H के एलिमेंट है, तो अभी भी ये H का ही एलिमेंट होगा, ये B है और ये H का एलिमेंट है, तो इसका मतलब H बिलोंग्स टू एज H2 H1 इनवर्स और H किसका एलिमेंट होगा, H का। तो आपने देखिए H कहाँ लिया था, AH में, और H आप क्या दिखा रहे हैं, BH में, मतलब कोई भी एलिमेंट आप AH में लेते तो वो फाइनली BH में आता, तो दिस इम्प्लाइज AH इज अ सबसेट ऑफ BH हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो। नाउ लेट Y बिलोंग्स टू BH, तो Y कैसा होगा, B H डैश मान लीजिए, जो H डैश है वो किसका है, H ही का है, तो फिर B की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे, तो लास्ट पेज में हमने सबसे नीचे किया था, तो B कितना लिख सकते हैं, A H1 H2 इनवर्स, A H1 H2 इनवर्स और H डैश, तो ये हो जाएगा A टाइम्स H1 H2 इनवर्स H डैश, ये सभी H के ही एलिमेंट हैं, तो ये H में ही होगा अभी भी, और ये A टाइम्स H है, तो Y बिलोंग्स टू AH, तो Y आपने कहाँ लिया था, BH में लिया था, तो इसका मतलब BH में मैं कोई भी एलिमेंट लूँ फाइनली क्या प्रूफ हो जाएगा, वो कहाँ है, AH में है, दिस इम्प्लाइज BH इज अ सबसेट ऑफ AH, तो 1 और 2 से क्या प्रूफ हो गया, फ्रॉम 1 and 2 we conclude that AH इक्वल टू BH। तो फाइनली आपने देखिए दो ऑप्शन लिए थे, या तो कॉमन ही ना हो कुछ, फिर तो कुछ भी प्रूफ नहीं करना है, और अगर सिंगल एलिमेंट भी कॉमन है तो दोनों सेट बराबर है, तो फाइनली आइदर AH इक्वल टू BH और AH इंटरसेक्शन BH इज एम्प्टी। दोनों में आपके पास आपने दो लेफ्ट कोसेट बनाए, तो दोनों में या तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा या फिर वो दोनों बराबर होंगे। लास्ट लेक्चर अगर आप फॉलो करें तो आपको मैंने एग्जाम्पल्स में 3 या 4 एग्जाम्पल्स में ये बात आराम से समझाई है कि ऐसा हो रहा है, और अब हमने उसको इन जनरल प्रूफ किया। यही थ्योरी आप राइट कोसेट्स के लिए भी कर सकते हैं कि H से बने हुए कोई दो राइट कोसेट बनाइए, तो या तो वो आइडेंटिकल होंगे या बिल्कुल डिसजॉइंट होंगे। उम्मीद है ये पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। तो 3 पार्ट हमारे हो चुके हैं। चौथा देखिए क्या है, AH और BH अगर बराबर हैं तो फिर A इनवर्स भी H का एलिमेंट होगा, और उल्टा भी सही है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। ये एरो जो डबल एरो है, दिस इज कॉल्ड इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाई, और इसका कॉन्सिक्वेंस ऐसे समझ सकते हैं कि ये पार्ट सही है तो इसे प्रूफ होना चाहिए, और ये लेके चलें तो ये प्रूफ होना चाहिए, मतलब इफ एंड ओनली इफ कंडीशन को शो करता है। AH और BH बराबर हैं तो A इनवर्स B H में होगा, और उल्टा A इनवर्स B अगर H में है तो AH और BH बराबर होगा। चलिए हम इसको देखते हैं। हम मान लेते हैं कि A इनवर्स B H में है, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर हमने पढ़ा था कि अगर ऐसा है तो A इनवर्स B H उसी का एलिमेंट है तो H ही रहना चाहिए, अगर वो उसी का एलिमेंट है। ये प्रॉपर्टी सेकंड वाली थी, हमने सेकंड प्रॉपर्टी थी अगर A H में है तो AH भी H के बराबर होगा। A की जगह पर A इनवर्स B समझिए, दोनों साइड आप A ऑपरेट कर देते हैं लेफ्ट साइड, तो A इनवर्स B H इक्वल टू AH। यहाँ एसोसिएटिविटी से A इनवर्स H BH इक्वल टू AH। A इनवर्स आइडेंटिटी,
तो बी एच इक्वल टू ए एच, ये प्रूफ हो गया। अगर ए इनवर्स बी एच में है तो बी एच और ए एच बराबर है। कन्वर्सली लेट बी एच इक्वल टू ए एच, ऐसा ले लीजिए। तो आप ये सोचिए, हमने पहली प्रॉपर्टी से किया था, तो B बिलोंग्स टू बी एच होगा या नहीं? B बी एच में होगा, लेकिन बी एच तो ए एच के बराबर है, तो B बिलोंग्स टू ए एच भी होगा। दोनों साइड अगर मैं ए इनवर्स ऑपरेट कर दूं तो क्या हो जाएगा? ए इनवर्स B बिलोंग्स टू ए इनवर्स ऑफ ए एच, ऐसा होना चाहिए। तो एसोसिएटिविटी राइट साइड में लगा देंगे, तो ए इनवर्स B बिलोंग्स टू ए इनवर्स ए एच, मतलब ये तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी से एच टू ऑपरेट कर रहे हैं आप, तो एच ही रहेगा। तो दिस इम्प्लाइज ए इनवर्स B बिलोंग्स टू एच। तो ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई कि कभी भी अगर आप ए इनवर्स B एच में ले रहे हैं तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ए एच इक्वल टू बी एच, और अगर आप ए एच इक्वल टू बी एच ले रहे हैं तो ए इनवर्स B एच में होगा। ऑलमोस्ट ऐसा ही रिजल्ट आप राइट कोसेट्स के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। एच ए इक्वल टू बी ए आप उधर करेंगे तो वो ए बी इनवर्स जैसा आएगा, आप उसे खुद करें तो ज़्यादा अच्छा है। भाई ए एच इक्वल टू बी एच की जगह पर एच ए इक्वल टू एच बी रख के देखिए, आप खुद समझ जाएंगे कि क्या रिजल्ट आना चाहिए। आप राइट साइड से ऑपरेट करेंगे उस समय तो खुद ही आ जाएगा। तो आपके पास ये 4 रिजल्ट हो गए। 5वां रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है, और वो क्या बता रहा है जरा देखिएगा। ए एच और बी एच कोई भी दो लेफ्ट कोसेट हैं, उनकी कार्डिनलिटी बराबर है, मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। कोई भी दो लेफ्ट कोसेट ले लीजिए, एच से बने हुए, मैंने एच ए और एच बी ले रखे हैं, तो उनकी ए एच और बी एच की कार्डिनलिटी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जितने ए एच में होंगे उतने ही बी एच में होंगे। तो ये हम यहाँ, आपने ए एच बनाया, एक बी एच बनाया, दोनों से नंबर ऑफ एलिमेंट सेम ही होंगे दोनों में, आपको ये दिखाना है। तो देखिए, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं जी ये कैसे किया जाए। तो हम लोग यहाँ पर एच टू फाइनाइट मान के चलते हैं। इसको हम दो तरह से कर सकते हैं कि एच क्या है? फाइनाइट है, और एच इनफाइनाइट है। तो फाइनाइट के केस तो हमेशा आसान होते हैं, तो मैं लिख देता हूँ हियर 2 केसेज मे अराइज। 2 स्थितियां हो सकती हैं। केस फर्स्ट, इफ एच इज फाइनाइट सेट। तो अब मैं क्या करूंगा, एच फाइनाइट है तो ए एच और बी एच भी फाइनाइट होंगे, ये तो तय है। ऑब्वियसली ए एच एंड बी एच विल बी फाइनाइट सेट, ये भी क्या होंगे? फाइनाइट सेट ही होंगे। तो अब अगर मैं ये प्रूफ कर दूं, लेट एक कोई मैपिंग डिफाइन कर दूं, फाई फ्रॉम ए एच टू बी एच, हाँ, अब मैं ये भी लिख देता हूं कि हम क्या करें। इफ वी प्रूफ फाई एज 1 1 एंड ऑन टू, वही ये फाइनाइट सेट है, एक फाइनाइट सेट से दूसरे सेट में अगर आपने 1 to 1 करस्पॉन्डेंस दिखा दी और ऑन टू दिखा दिया, तो आप मानेंगे ना नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। देन ऑब्वियसली कार्डिनलिटी ऑफ ए एच विल बी इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी एच, ऐसा होगा। ये सारी चीजें इसलिए लिखाई हैं ताकि आपको समझ में आए कि हम करने वाले क्या क्या हैं। चलिए मैं हेडिंग डाल देता हूं, फाई इज 1 1 such that phi AH
इक्वल टू बी एच, मैं ऐसा कुछ दिखा देता हूँ, एच बिलोंग्स टू एच, ये हमारी मैपिंग है। तो फाइव इज 1 1 ले लेते हैं। कभी भी मैपिंग को 1 1 दिखाना है तो तरीका ये है कि आप यहां कोई दो इमेज ले लीजिए, रेंज में क्या करें, रेंज में कोई दो इमेज ले लीजिए और दिखाइए कि यहां भी ये दो अलग अलग है डोमेन में, जिनकी ये इमेज है वो भी दो एलिमेंट है, या आप इनको दिखाइए कि ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये एक ही हुआ, और ये दिखाइए कि इनका जो इमेज सेट है वो भी एक ही होगा, सॉरी प्री इमेज का कलेक्शन यहाँ भी एक ही होगा। तो एक एलिमेंट की एक इमेज है तो फंक्शन है, लेकिन जो एक ही इमेज है उसकी प्री इमेज भी एक ही है। प्री इमेज अगर भाई यहाँ मैनी वन में क्या होता है, इमेज तो सिंगल है, प्री इमेज एक से ज्यादा हो सकती, प्री इमेज इनको बोलते हैं डोमेन के एलिमेंट्स को। लेकिन अगर आपने ये दिखा दिया कि यहाँ एक एलिमेंट है और वो एक ही एलिमेंट की इमेज है, मतलब प्री इमेज में भी सिंगल एलिमेंट ही आ रहा है, तो 1 1 होगा या नहीं, सोचिए। तो मैं ले लेता हूँ, लेट यहाँ दो ले लिए मैंने, बी एच वन इक्वल टू बी एच टू, क्योंकि ये जो आपके पास सेट है ये ए एच है और ये बी एच है, तो यहाँ के दो एलिमेंट ले लेते हैं, बी एच वन बराबर बी एच टू ले लिया। तो जाहिर सी बात है कैंसिलेशन लॉ पूरे ग्रुप के हिसाब से सोचिएगा, जी के हिसाब से लट सकता है। ये तो सब ग्रुप नहीं है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है अभी, लेकिन पूरा ग्रुप तो है ही, तो वहाँ लट जाएगा। तो आपके पास एच वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच टू, और अगर आप ए से ऑपरेट करें तो ऐसा आ जाएगा या नहीं आपके पास। सॉरी, मुझे लगता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस पोर्शन को, कि अगर आपने यहाँ रेंज में एक एलिमेंट लिया और ये दिखाया कि इसकी प्री इमेज में भी सिंगल एलिमेंट ही है, यहाँ सिंगल एलिमेंट ही है, तो ये 1 to 1 हो जाएगा, ठीक है। तो शुरुआत ऐसे करना मुझे लगता है बेहतर रहेगा। लेट 5AH1 इक्वल टू 5AH2, तो दिस इम्प्लाइज 5AH1 कितना होगा, 5 आपने डिफाइन किया, 5AH इक्वल टू BH है, तो AH1 कितना होगा, BH1 इक्वल टू AH2 कितना होगा, BH2। दिस इम्प्लाइज H1 इक्वल टू H2 होगा, और फिर दोनों साइड A से ऑपरेट करने पर AH1 इक्वल टू AH2। तो आपने दिखाया, सो 5AH1 इक्वल टू 5AH2 लेके चले थे आप, और आपने प्रूफ कर दिया कि AH1 इक्वल टू AH2। दिस इम्प्लाइज 5 is 1 1। तो मैपिंग आपके पास कैसी है, 1 1 है। उम्मीद है पहला समझ में आया होगा। दूसरा आपके पास होगा 5 is on to, आपके पास ऑन टू मैपिंग दिखानी है आपने। इसका मतलब है कि आप जो BH सेट है, 5 कहाँ से कहाँ मैपिंग है, 5 AH से BH में है, तो BH का कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, वो किसी न किसी की इमेज है, तो फिर यहाँ पर हर एलिमेंट किसी न किसी की इमेज है, तो मैपिंग क्या हो जाएगी, ऑन टू। ऑन टू मैपिंग का मतलब ही है कि BH में हर एलिमेंट किसी ने AH से किसी न किसी एलिमेंट की इमेज हो। तो कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं उधर आपके पास, लेट, तो वो कैसा एलिमेंट होगा, BH टाइप का ही होगा, B आर्बिट्ररी, कोई भी ले लीजिए। वैसे तो फाइनाइट सेट में 1 1 का मतलब ही फिर ऑन टू हो जाना है,
तो ऑन टू का जो दो सेट फाइनाइट हैं और 1 to 1 मैपिंग है, तो आप समझ रहे होंगे ऑन टू ऑब्वियस है, फिर कुछ अतिरिक्त आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं है. देन वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड दैट phi AH इक्वल टू BH. तो आपने एक BH आर्बिट्री लीजिए, आपके पास है ये, तो दिस इम्प्लाइज phi इज ऑन टू. तो phi 1 1 भी है, phi ऑन टू है और H फाइनाइट सेट है, तो AH और BH भी फाइनाइट थे, हमने कहा था. हेंस AH एंड BH हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट. तो ये तय हो गया, मतलब कार्डिनलिटी, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, दोनों में एलिमेंट्स की संख्या सेम है. इसका मतलब AH इक्वल टू BH कार्डिनलिटी के तौर पर. तो आपने ये देख लिया कि अच्छा कोई भी दो लेफ्ट क्रोसेट बनाइए H से, कोई भी दो, एक G ले लीजिए, उसमें एक H सब ग्रुप है. अब H से कोई भी दो लेफ्ट क्रोसेट बनाइए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेंगे. तो इसका मतलब जो डिकम्पोजिशन हो रहा है ना ग्रुप का लेफ्ट क्रोसेट्स में, आप सोचिएगा वो उनका साइज बराबर है सबका. यही राइट में भी बराबर होगा, ऐसे ही राइट क्रोसेट्स में भी. और ये बड़ी जोरदार बात है. आप सोचिए कि जी को आप जो डिकम्पोज कर रहे हैं तो बराबर बराबर साइज के ब्लॉक्स में ब्रेक कर रहे हैं. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लैग्रेंज थ्योरम प्रूफ करने के लिए. हमें इसी की जरूरत पड़ने वाली है. केस सेकंड अगर आप करते हैं, अगर H आपके पास इनफाइनाइट है, H कैसा है, इनफाइनाइट सेट है, तो फिर 1 1 प्रूफ करना काफी है. तो आप क्या करेंगे, देन प्रूव दैट, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, phi is 1 1. तो ये तो हो ही चुका है. तो दोनों ही केसेज आप चाहे फाइनाइट कर लें या इनफाइनाइट कर लें, आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं कि AH और BH की कार्डिनलिटी सेम होती है. ये अभी तक जितना हमने इन प्रॉपर्टीज में पढ़ा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. क्यों? क्योंकि लैग्रेंज थ्योरम का जो फंडामेंटल ब्लॉक्स हैं ये ही लेफ्ट क्रोसेट, या इन्हीं को राइट भी चाहिए, राइट क्रोसेट से ही हैं. और अभी हमने भाई इतना समझ लिया कि हर एक क्रोसेट का जो साइज होता है वो बराबर होता है, और कोई भी दो क्रोसेट आपस में कुछ एलिमेंट कॉमन नहीं रखेंगे. या तो सारे एलिमेंट कॉमन होंगे तो वो दो नहीं रहे, फिर एक ही हो गया, या डिसजॉइंट होंगे. उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा. अब आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं. हमने E अभी कर ली है. नेक्स्ट है AH और HA अगर कभी बराबर है, कोई दो लेफ्ट क्रोसेट और राइट क्रोसेट. कल हमने ये देखा था पिछले लेक्चर में कि लेफ्ट क्रोसेट और राइट क्रोसेट ए से बना है, AH और HA, वो डिफरेंट भी आ रहे थे और कभी कभी बराबर भी आ रहे थे. तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि कब बराबरी होनी चाहिए कब नहीं. तो ये जनरल रूल है, AH और HA, ए से इंड्यूस होने वाले एक लेफ्ट और राइट क्रोसेट अगर बराबर हैं तो ऐसा होगा, और ऐसा होगा तो फिर लेफ्ट और राइट क्रोसेट दोनों बराबर होंगे. तो इसको प्रूफ करते हैं. देखिए, मैं मान लेता हूं कि जो H और AH A इनवर्स बराबर है, तो फिर राइट साइड A ऑपरेट कर लेते हैं दोनों साइड. तो AH A इनवर्स A आ जाएगा. तो इससे HA इक्वल टू AH, और यहाँ A इनवर्स A एसोसिएटिविटी से, G में एसोसिएटिविटी, तो HA इक्वल टू क्या हो जाएगा, AH. अगर यही एरो ऐसे लगा दें तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको. रिवर्स भी प्रूफ हो जाएगा कि आप ऐसा लिखें और दोनों साइड यहाँ पर A इनवर्स A और ये करते जाएं. उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा. लेकिन इसका इम्प्लीकेशन समझिए. लेफ्ट क्रोसेट राइट क्रोसेट डिफरेंट भी आ रहे हैं, कभी बराबरी भी हो रही है. परमुटेशन वाले जो थे वो काउंटर एग्जाम्पल दे रहे थे कि वहाँ आप देख रहे थे चल H3 में कि AH और HA बराबर नहीं आ रहे हैं. तो बराबर कब आएंगे वो, जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो इसकी वैल्यू समझ में आ रही होगी आपको. अच्छा,
उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, आपके पास ये है जी, AH इज अ सब ग्रुप ऑफ G इम्प्लाइज A बिलोंग्स टू H, और A बिलोंग्स टू H है तो AH सब ग्रुप है, हम इसे प्रूफ करते हैं। और किसी भी केस में AH जो होगा वो सब ग्रुप नहीं होगा, जबकि H है, तो ये पिछला हो गया। AH is a subgroup of G if and only if A belongs to H। अब हम इसे प्रूव कर रहे हैं, तो let A belongs to H, this implies AH equal to H, यह हमने पढ़ा है। This implies AH is a subgroup of G, ये तो ऑब्वियस हो गया। अब कन्वर्स करते हैं, हियर AH, हाँ, इंटरसेक्शन H अगर आप करेंगे तो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, AH और H में कॉमन, आप देखिए A अगर H में है तो H AH इज सब ग्रुप ऑफ G, और आइडेंटिटी यूनिक होती है, ऑल्सो आइडेंटिटी इज यूनिक इन G में एक ही यूनिक इन G। किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी यूनिक होती है तो उसका जो सब ग्रुप होगा उसमें भी वही आइडेंटिटी होगी। तो सेट, अब कन्वर्स पार्ट कर रहे हैं हम, AH अगर सब ग्रुप ले रहे हैं तो उसमें भी आइडेंटिटी वही होगी जो H में होगी। भाई ये तो ऐसा हो गया कि AH और H दो लेफ्ट कोसेट हैं और उनमें एक एलिमेंट कॉमन आ गया, और हमने पढ़ा है 8 भी एलिमेंट कॉमन हो गया, दिस इम्प्लाइज क्या होना चाहिए, AH इक्वल टू H होना चाहिए। AH इक्वल टू H होगा तो A बिलोंग्स टू AH है ना, तो A बिलोंग्स टू H भी होगा। सिंगल एलिमेंट तो कॉमन आ ही नहीं सकता, आ गया तो फिर दोनों बराबर होंगे और कोई चांस ही नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज थी हमारी, तो वो सारी समझ में आई होंगी। अब हम इस थ्योरी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। इतनी प्रॉपर्टीज स्टडी करने के बाद हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये पार्टीशन करने का नया तरीका हो गया हमारे पास, और वो भी जो ग्रुप हमारे पास होगा उसको हम पार्टीशनिंग करेंगे, और हर एक का जो साइज होगा ना, पिक्चर में भले ही ना बन पा रहा हो, ये हर एक ब्लॉक का साइज बराबर होगा, हर एक में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। मैंने आपको इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में पढ़ाया था। इक्विवेलेंस क्लासेज आपके पास पार्टीशनिंग का शानदार तरीका था, जहां भी इक्विवेलेंस रिलेशन एस्टेब्लिश होगा वहां पार्टीशन होगा, और जहां भी पार्टीशन होगा वहां इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इसका मतलब यहां भी पार्टीशन हो रहा है और जी का, और इक्वल्स ब्लॉक्स में हो रहा है पार्टीशन, तो इसका मतलब यहां भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। तो हम इसको ऐसे कहते हैं, इसी बात को मैं लिख देता हूं कि वी हैव, मैं इसको नोट कर लेता हूं, आप देखिए मैंने ये लिख दिया, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट व्हेनेवर देयर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन देयर इज अ पार्टीशन और वाइस वर्सा। तो यहाँ पार्टीशन हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। Here we may view the cosets of H as a partitioning of elements of G into equivalence classes with the property that A is equivalent to B if and only if AH equal to BH। अगर A और B आपस में एक ही इक्विवेलेंस क्लास में होंगे तो उनसे जो लेफ्ट कोसेट बनेगा, AH हो या BH हो, वो एक ही बनेगा। इसका मतलब समझिए, जैसे हमने जब पार्टीशनिंग इक्विवेलेंस रिलेशन, आप मेरा लेक्चर जरूर देखिए पीछे, आपको समझ में आएगा कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव कोई भी एलिमेंट हो सकता है। कोई इक्विवेलेंस क्लास है, उस क्लास का कोई भी एलिमेंट उस क्लास को रिप्रेजेंट कर सकता है, रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है।
ऐसे ही अगर ए और बी एक ही इक्विवेलेंस क्लास में है तो चाहे ए एच हो या बी एच हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही क्लास होगी। उल्टा भी सही है, अगर ए एच और बी एच बराबर हैं तो इसका मतलब है कि ए और बी एक ही इक्विवेलेंस क्लास में है, वो ये कहना चाह रहे हैं। तो ये रिजल्ट हमने प्रूफ किया है, आप आसानी से इसको देख सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं कि इक्विवेलेंस क्लासेज का जो ब्रेक करना है वो कितना महत्वपूर्ण है। दूसरा यहाँ से जो बात समझ में आ रही है हमको, अच्छा अगर आपको दिक्कत आएगी तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे करेंगे, हो सकता है आप में से कई लोगों को परेशानी हो। तो रिफ्लेक्सिव में आप ए रिलेटेड टू ए कर सकते हैं। क्यों? ए से रिलेटेड है, सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब ही है खुद से रिलेशन। क्यों? क्योंकि ए एच और ए एच तो बराबर ही होंगे ना, तो ए से रिलेटेड है। सिमेट्री ए बी से रिलेटेड होने पे ऐसा है तो बी ए से भी रिलेटेड होगा, क्योंकि जब ए एच और बी एच बराबर हैं तो बी एच और ए एच भी बराबर होंगे। और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, आपको तीन देखने हैं। ए एच बी एच के बराबर है, बी एच और सी एच के बराबर हो तो फिर ए एच और सी एच भी बराबर होंगे, तो ए रिलेटेड टू ए इज इक्विवेलेंट टू सी हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, अब मेरे ख्याल से लिखना केवल औपचारिकता है, आपको अगर पूरा समझ में आ रहा है। और ट्रांजिटिव तो प्लीज़ आप इसे खुद करिएगा, वो ज़्यादा अच्छी बात है, आपको खुद कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। अभी मैं ये पहला पॉइंट था जो मैंने नोट करके आपको बताया था नोट्स में। अभी 1-2 पॉइंट्स और मैं इसी से रिलेटेड आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। मैं एक एग्जाम्पल और समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए पार्टीशनिंग कैसे कैसे हो सकती है। मैंने ग्रुप क्या ले लिया, देखिए R3 एडिशन में। R3 का मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस, आप यूक्लिडियन स्पेस जिसे हम बोलते हैं, जिसमें आप जो पॉइंट्स लेते हैं R3 में किस तरह से लेते हैं, x, y, z सच दैट एक्स वाई जेड क्या है, रियल नंबर है। तो ये ट्राइड हम लेते हैं। अगर ज़्यादा आर एन में करना चाहे तो एन टपल्स में ले लीजिए। 3 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन आसानी से होता है, इसलिए 3 डायमेंशनल स्पेस आपके पास है। और एलिमेंट वाइज आप जब एडिशन करते हैं तो ये एडिशन में ग्रुप है, ये आप समझ रहे होंगे। 3 डायमेंशनल स्पेस में इसकी आइडेंटिटी आप समझ रहे होंगे, 0 0 0 होगी। हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स भी मिल जाएगा, तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी। मैं मान लेता हूं कि H जो है वो G का सब ग्रुप है, सच दैट H को क्या मान लें, XY प्लेन मान लेते हैं। तो XY प्लेन होगा तो कैसा होगा, Z कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इसमें हम मान लेते हैं इस तरह से XY 0 सच दैट XY बिलोंग्स टू R। आपको समझ में आ रहा होगा। 3 डायमेंशनल स्पेस थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में सोचिए, तो Z कोऑर्डिनेट 0 आपके पास है, तो ये XY प्लेन है आपके पास H, ये आपका सब ग्रुप है। अब मैं कोसेट बनाता हूँ, ठीक है। तो आपके पास ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है G, आपने H ले लिया, यहाँ पर एक पॉइंट लेना है। तो इस बार पॉइंट किस तरह से लेंगे, सपोज ABC। तो अब आपने एक पॉइंट लिया ABC और एडिशन में H ले लिया, तो बेसिकली आपने क्या किया, ABC प्लस H के एलिमेंट XY 0, आपने ये सेट ले लिया जहाँ ABC और XY सब रियल नंबर है। ABC XY क्या है, सबके सब रियल नंबर है। अब एक्चुअल में जरा समझिए, ये तो हो गया थ्योरेटिकल डिस्कशन। ये कैसा आप बना रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। 3 डायमेंशनल स्पेस में ये XY प्लेन था, ABC स्पेस में कोई पॉइंट होगा, तो ये प्लेन है, ये सपोज H है, या बल्कि ठीक है। और ABC जो पॉइंट होगा आप उसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर C हमेशा तो 0 नहीं होगा, तो C जिस समय नॉन जीरो होगा तो ये जो प्लेन ट्रांसलेट हो जाएगा, मतलब ये प्लेन थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ये आपके पास सपोज ये वाला
प्लेन आ गया। आप सोचिए कि ऐसे आप डिफरेंट पॉइंट लेते जाएंगे तो पूरा 3 डायमेंशनल स्पेस 8 प्लेन से बढ़ जाएगा। ABC जिस समय आप नीचे का लेंगे, एक कोई नया प्लेन तीसरा बन जाएगा। तो 3 डायमेंशनल स्पेस 8 के ऊपर 8 प्लेन के हिसाब से सोचिए पार्टीशनिंग। ये प्लेन एक दूसरे से डिसजॉइंट नहीं होंगे, सारे प्लेन आएंगे जुड़े हुए। प्लेन की मोटाई नहीं होती, प्लीज ध्यान दीजिए कंसेप्चुअली। तो पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस को आपने कैसे बांट दिया? प्लेन्स में बांट दिया, और हर एक प्लेन 8 इक्विवेलेंस क्लास है, और वो इनफाइनाइट प्लेन है, और एक प्लेन फिर दूसरा प्लेन तीसरा प्लेन, और उन सबको 8 के ऊपर 8 के ऊपर 8 सोचते जाइए, और आपने पूरा R3 सोच दिया। तो ये एक पार्टीशनिंग का, R3 को पार्टीशन करने का तरीका हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये हमारे पास इनफाइनाइट डायमेंशनल, आपके पास इनफाइनाइट स्पेस है, सॉरी इनफाइनाइट डायमेंशनल नहीं, इनफाइनाइट स्पेस आप समझ रहे होंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो आपका काफी बड़ा कलेक्शन हो रहा होगा ये। तो इस तरह से पार्टीशन हो सकता है, हम ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जो बाकी प्लेन है वो सब ग्रुप नहीं है, केवल H है। बाकी क्यों नहीं है? क्योंकि बाकियों में ओरिजिन से ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाएंगे वो बाकी प्लेन, तो उनमें आइडेंटिटी नहीं आ पा रही होगी। इनवर्स भी कईयों के नहीं आएंगे। तो आपको उम्मीद है ये विजुअलाइजेशन हो पाया होगा कि हाँ ये भी पार्टीशन हो सकता है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं इसके बाद। ये कुछ एग्जांपल्स आपकी समझ बेहतर बनाएंगे। हम लोग इस बार जो G ले लेते हैं, जनरल लीनियर ग्रुप ले लेते हैं, GL 2R। इसका मतलब समझिए, सारे इन्वर्टिबल 2x2 के मैट्रिसेज, सारे इन्वर्टिबल 2x2 के मैट्रिसेज जिनमें रियल नंबर्स हों, एलिमेंट क्या हों जिनके रियल नंबर हों। मैं ऐसे भी लिख देता हूं, आपने पढ़ा तो है ही ये पहले। कलेक्शन ऑफ ऑल इन्वर्टिबल 2x2 matrices with real entries, with real entries, जो उनके एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? इन्वर्टिबल हैं, तो मतलब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। अब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो तो है, लेकिन हो तो कुछ भी सकता है डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब मैंने इसका एक सब ग्रुप ले लिया H, स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ 2R। तो इनमें क्या होता था, अगर आपको याद हो, इन सबका डिटर्मिनेंट 1 आता था। तो 1 आने का मतलब इन्वर्टिबल तो ये भी हुए ही, बाकी सब तो खासियत वही है। तो डिटर्मिनेंट 1 है, तो ये क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेज विद रियल एंट्रीज हैविंग डिटर्मिनेंट 1। तो इन सब का डिटर्मिनेंट 1 आता है। तो ये आप देखिए, H इज अ सब ग्रुप ऑफ G हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। अब फिर वही एक कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास ये G था और ये आपके पास H है। H ये आपके पास एक स्पेशल केस है। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो बहुत सारी हो सकती है, आपने 1 डिटर्मिनेंट जिनकी हो सकती है वो वैल्यू वाले लिए। अब मैं यहां से कोई एक मैट्रिक्स उठाता हूं, सपोज ये मैट्रिक्स A है, ठीक है। तो मैं अब आपको एक लेफ्ट कोसेट बना के दिखाता हूं। हम मान लेते हैं जो A है हमारे पास वो ऐसा है। तो ये एक ऐसा डिटर्मिनेंट है, देखिए, जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 है, सॉरी 2 है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है? 2 है। ये एक एलिमेंट आया। देन जो AH होगा, AH का मतलब 2 0 0 1, और ये H आपके पास आपने देखा ये क्या है। तो ये क्या बन जाएगा? ये वो सारी फैमिली हो जाएगी, वो सारे मैट्रिसेज, इस G के सारे मैट्रिसेज जिनका डिटर्मिनेंट 2 आता है। सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेज
विद डिटर्मिनेंट टू, इन सब का डिटर्मिनेंट क्या होगा? 2 होगा। कोई ऐसा ही एग्जाम्पल देखिए, 1 2 2 1 H, ये क्या बनेगा? इसका डिटर्मिनेंट क्या है देखिए तो 1 -4 -3 ना। तो इस G के अंदर जितने भी मैट्रिसेज होंगे जिनका डिटर्मिनेंट -3 है वो इस फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। ये जो कोसेट बना रहे हैं हम, ये एक एलिमेंट है, तो ये क्या बन जाएगा? सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेज विद डिटर्मिनेंट -3। आप सोचिए आपको क्या चाहिए? अब डिटर्मिनेंट तो आपने कहा 2x2 के डिटर्मिनेंट में तो कुछ भी, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना। आप एक मैट्रिक्स ऐसा ढूंढिए यहाँ और H के साथ ऑपरेट कर दीजिए, मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको वो पूरा कलेक्शन मिल जाएगा जिनका डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। क्या ये समझ में आ पा रही है बात? आप कोई भी यहाँ पर लीजिए, कोई B, ये ले लिया, सपोज मैं B को कुछ ले लेता हूँ, कुछ भी ले लीजिए, एक ट्रायल लेना है, 7 3 2 1, देखते हैं कितना आया। 2 कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये? 14 -6, 14 -6 8, तो इसका डिटर्मिनेंट 8 है ना, ठीक हो गया। अब अगर आप BH निकालेंगे तो क्या होगा? वो सारे के सारे जितने भी हैं, सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेज विद डिटर्मिनेंट, उनका डिटर्मिनेंट क्या होगा? विद डिटर्मिनेंट 8 डिटर्मिनेंट वाले जितने हैं, बस एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर एक कोई ढूंढ लीजिए, आप पूरी फैमिली मिल जाएगी आपको। आप एक एलिमेंट से पूरी फैमिली निकाल पा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है? पूरा का पूरा आप इस तरह से G को कितने सारे सब पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक आपने SL2 लिया और उसके बाद आपने कहा कि बस हो गया, इसका डिटर्मिनेंट 1 ले लिया तो बहुत आसान हो गया। अब जो भी आप एलिमेंट लेंगे उसी के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आनी है। तो इस तरह से आप G को हर रियल नंबर के हिसाब से एक आप पूरी फैमिली डेवलप कर सकते हैं। आप रियल नंबर उठाइए, वो रियल नंबर के बराबर डिटर्मिनेंट भी तो होगा कईयों का। जो रियल नंबर होगा तो 2x2 बहुत सारे ऐसे मैट्रिसेज होंगे जिनका डिटर्मिनेंट वो रियल नंबर आएगा, वो सब इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको आज समझ में ये क्रोसेट डिकम्पोजिशन अच्छी तरह आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अब जो बहुत फेमस थ्योरम है, लैग्रेंज थ्योरम, हम उसे प्रूव करेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।